पराई कोख की जाई। नंदिनी, अरे बस भी कर, किताबें रख कर आ जा, नाश्ता तैयार है। माँ की आवाज़ गूंज उठी और नंदिनी फटाफट सीढ़ियों से भागकर नीचे आ गई। सच माँ, कितनी तेज भूख लगी थी। आप आवाज़ न देती तो अभी कुछ और देर पड़ती। नंदिनी माँ के गले से झूलते हुए बोली। नंदिनी सत्यप्रकाश और माया जी की बेटी। भाई बड़ा था, सर्विस लगी, ब्याह हुआ और दूसरे शहर में बहू के साथ रहता है। कभी तीज त्योहार पर ही बहू बेटा घर आ पाते हैं। बहू भी वही एक संस्थान में कार्यरत है और नंदिनी भी मास्टर्स की डिग्री पूरी करके एक विद्यालय में पढ़ाती है और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भी भरे हैं। बस अगले महीने भी विवाह भी तय है। माया जी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर एक पारिवारिक समारोह में उन लोगों ने नंदिनी को देखा, स्वयं ही कहला भेजा। बस क्या था, परिवार में सभी पीछे पड़ गए, लगे समझाने, अरे वो ही इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे मिल रहा है। लड़का बहुराष्ट्रीय कंपनी में इंजीनियर है। अब सरकारी और प्राइवेट में भी कोई अंतर नहीं रहा, बल्कि तनख्वाह तो तथाकथित प्राइवेट नौकरी वालों की ही बहुत ज़्यादा होती है। फिर माया जी ने उन लोगों से खुलकर बात की कि अभी बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के इम्तिहान हैं। अगर 1 वर्ष बाद विवाह हो तो, मगर लड़के वालों ने साफ कह दिया, कोई बात नहीं, शादी के बाद भी आराम से पढ़ाई करेगी। फिर मायका और ससुराल एक ही शहर में तो है, चाहे यहाँ रहकर पढ़ाई करे, एग्ज़ाम दे, चाहे वहाँ। बस अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। माया जी को भी लगा सब कुछ उपयुक्त है तो विवाह में कोई परेशानी नहीं। नंदिनी के ससुराल में एक बड़ी ननंद है जिसका विवाह हो चुका है, बुजुर्ग दादा दादी और माता पिता, बस इतने ही लोग हैं। माया जी बेटा हो या बहू, घर पर हो, दोनों से एक समान लाड़ लड़ाती थी। बेटा बहू घर आते तो खुद ही किचन में खड़े होकर ढेरों पकवान बनाती थी। कहती थी, दोनों अपनी अपनी नौकरी की आपाधापी में तरह तरह की चीज़ें कहाँ खा पाते होंगे, मैं ही बच्चों को बनाकर अरमान पूरा कर लूँ। फिर तो खिलाकर अपना और नंदिनी का हल्का सा भरा शरीर, प्यारी सी गुड़िया जैसी। बस माया जी को ही चिंता सताती थी, जरा सी दुबली हो जाए तो कोई बात नहीं, अभिषेक और उसके माता पिता को तो उसका यही गुड़िया जैसा भरा हुआ चेहरा भी भा गया। फिर क्या, नंदिनी ब्याह कर ससुराल आ चुकी थी। यहीं आकर उसे पता चला कि अपनी मुस्कान बिखेरने भर भर कर उसकी बालाएं लेने वाली सासू माँ का असली रूप कुछ और ही था। अभिषेक ने शुरू में ही कह दिया, मेरे घर में सिर्फ वही होता है जो मम्मी जी चाहती हैं। थोड़ा ज़बान की तेज है, तुम एडजस्ट कर लेना, सिर्फ थोड़ा। नंदिनी तो जब से इस घर में आई है, पूरे घर में सिर्फ सासू माँ की आवाज़ ही गूंजते देख रही है। दादा दादी भी अपनी कमज़ोर अवस्था के कारण कुछ नहीं कह पाते। ये बात नंदिनी ने महसूस कर ली थी। कुछ दिनों बाद अभिषेक अपनी पोस्टिंग पर वापस चले गए। नंदिनी की परीक्षाएं निकट ही थी, अतः यह कहकर गए कि तुम पहले अपनी परीक्षाएं अच्छी तरह दे दो, फिर तो चलकर गृहस्थी ही संभालनी है। घर में ऊपर वाली मंजिल में एक कमरा नंदिनी के लिए बना था, परंतु बाथरूम का काम अधूरा था, अतः नंदिनी को बार बार नीचे ही आना पड़ता था। बाकी सभी कमरे नीचे ही थे। दिन महीने गुजरते चले गए। पहले मेहमान, फिर दादा दादी की देखभाल और घर की लगभग पूरी जिम्मेदारी नंदिनी के सर पर आ गई थी। फिर भी नंदिनी
जल्दी जल्दी सारा काम निपटाकर ऊपर अपने कमरे में भाग दी। अरे बाबा, आराम करने नहीं, किसी तरह बचाए गए समय में पढ़ाई करने। और मम्मी से कह कर जाती, मम्मी जी, मैंने सारा काम निपटा दिया है, अभी शाम के खाने में वक्त है, मैं तब तक पढ़ लूँगी। मगर मम्मी जी को तो जैसे तैसे मौका देखती रहती। उसके कमरे में पहुंचकर किताबें कापियाँ फैलाते ही तुरंत आवाज़ लगा देती। कभी अपने सर में दर्द का बहाना बनाकर तेल लगवाती, कभी मोहल्ले की अपनी सहेलियों के आने पर चाय बनवाती और कहती, यही सबके साथ बैठो वरना लोग क्या कहेंगे। नंदिनी कसक कर रह जाती। मेरी माँ तो मेरे पढ़ने बैठने पर कभी डिस्टर्ब नहीं करती, मगर परीक्षाएं भी निकट हैं, क्या करें। नंदिनी के माता पिता भी आते तो उसका मुरझाया चेहरा देखकर सब समझ जाते, मगर नंदिनी की सासू माँ उसे अपने मायके भी नहीं जाने देती, जिससे वो वहीं पर रहकर पढ़ाई कर सके। कुछ समय अगर भेज भी दे तो नंदिनी को परीक्षाएं देने में आसानी मिल जाती। और कुछ दिनों बाद नंदिनी की घर ननद आ गई। इस बीच जीजा जी की नौकरी चली गई थी। उन्होंने बीएड ट्रेनिंग का फार्म भरा था। सासू माँ और सभी चाह रहे थे कि सुधा दीदी किसी तरह नौकरी में लग जाए। दीदी के आते ही मम्मी जी ने सख्त निर्देश दे दिया, देखो, सुबह को कोई तकलीफ न हो पाए, उसे खाना बनाकर कमरे में ही थाली पहुंचा देना। उसे अपनी पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब करना पसंद नहीं। अगर कोई आए जाए तो तुम ही सब देखना। वैसे भी पढ़ाई के साथ दुनियादारी निभाना ज़रूरी नहीं। नंदिनी निशब्द मम्मी जी को देख रही थी। जो मम्मी जी ने कहा वो पूरा कर रही थी। आज जीजा जी आए हैं सुबह दीदी से मिलने। दीदी यहीं रहकर पढ़ाई कर रही है ना। मम्मी जी ने नंदिनी से कहा कि वो सब काम निपटा कर ऊपर जाए, तो जब तक वो आवाज़ ना दे नीचे न आए। न जाने क्यों आज नंदिनी ने बहुत दिनों बाद अपनी किताबें खोली। कसक कर गालों पर आंसू लुढ़क आए, मगर समय नहीं गंवाना है। मिले समय का सदुपयोग पढ़ने में करना है। पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर हो गई। आज बहुत दिनों बाद इतना पढ़ाई कर पाई हूँ। न सुबह की थकान याद रही, न शाम के अंतहीन कामों की लिस्ट। बहुत देर हो गई। आश्चर्य है, अभी तक मम्मी जी ने किसी काम के लिए मुझे नीचे नहीं बुलाया। आज क्या बात हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? नंदिनी नीचे सीढ़ियां उतर रही थी कि ठिठक गई। मम्मी जी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। नंदिनी का कमरा तो छत के एक कोने में है, अतः कुछ नहीं पता चलता कि नीचे क्या हो रहा है। क्या हाल बना रखा है मेरी बेटी का। मेरी फूल सी बच्ची कमज़ोर हो गई। मेरी बेटी पढ़ने में कितनी होशियार थी, मगर उसे कभी पढ़ने आगे बढ़ने नहीं दिया। आज नौकरी छूट गई तो बीएड करने चले हैं। अरे, जब तक मेरी बेटी अपने पाँव पर नहीं खड़ी हो जाती, तुम जैसे जल्लादों के घर नहीं भेजूंगी। कह देना अपनी माँ से जाकर, उसके राज में कैसा घुट घुट कर जी रही है वहाँ। मैं सब जानती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। तो इसलिए मम्मी जी ने मुझे नीचे उतरने से मना किया था। ये बात है। नंदिनी सब सुनती रही। नंदिनी को सामने खड़ा देखकर उसकी सासू माँ ने सक पकाकर पूछा। दरअसल सासू माँ अपने दामाद को खूब खरी खोटी सुना रही थी। तुम कैसे नीचे आ गई? मैंने तो तुम्हें नीचे आने से मना किया था कि जब तक मैं आवाज़ ना लगाऊं तब तक तुम नीचे मत आना। मम्मी जी, ऊपर बाथरूम नहीं है, मैं कब तक नीचे न उतरती। और आज नीचे न आ जाती तो आप कितनी समझदार और उदार हैं कैसे जान पाती।
आपने तो मेरी आंखें खोल दी, कुछ छिपाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने सब सुन लिया है। नंदिनी भागकर अपने कमरे में गई और फटाफट अपना बैग लेकर बाहर आ गई। मम्मी जी के पैर छूकर बोली, मम्मी जी आशीर्वाद दीजिए और साथ में दुआ भी दीजिए कि आपकी बेटी और बहू दोनों अपने पैरों पर खड़े होकर ही अपने ससुराल में वापस जाएं। आपका बहुत आभार होगा। और हाँ जीजा जी, यहाँ आपका जो अपमान हुआ है, मैं सबकी ओर से करबद्ध हूँ, क्षमा मांगती हूँ। इस घर में प्यार, दुख, दर्द सब अपनों के ही समझ में आते हैं। फिर आप दामाद होकर भी सम्मान न पा सके तो मैं तो वैसे भी पराये को की जाई हूँ। और नंदिनी मजबूत इरादों के साथ अपना बैग पकड़े तीर की तरह घर से निकल चुकी थी। आज अगर नंदिनी नीचे ना उतरती और अपनी सासू माँ के कहे शब्दों को ना सुनती तो शायद वो ऐसा कभी ना कर पाती। जो हिम्मत उसने आज दिखाई, शायद वो पहले दिखाती तो इतना परेशान न होती। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कहानी को व्यर्थ में ना लें, सीख समझ कर पढ़ें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको आगे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।